Good afternoon, all of you. Respected principals of learned teachers. I am Pradum Krishna, is speaking from this side. As you already know that the school management is conducting in-house training program as per guideline given by CBSE. I will act as a resource person and I would like to express by gratitude to school management for providing me in this opportunity. So let's start. Today's session is teaching strategy in mathematics. तो इससे पहले मतलब टीचिंग में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग कुछ उसके लिए स्ट्रेटजी का हम लोग ट्रेनिंग करेंगे या उसके बारे में कुछ पहले जान लें। तो उसके लिए सबसे पहले एक कोर्स है, वेयर इज कोर्स, नेक्स्ट स्लाइड। ये कोर्स है, ये शकुंतला देवी है जो कि इंडिया की फर्स्ट लेडी मैथमेटिशियन रह चुकी है और इन्हीं का कोर्स है कि विदाउट मैथमेटिक्स देयर इज नथिंग यू कैन डू, मतलब बिना मैथमेटिक्स के आप कुछ कर नहीं सकते हैं और एवरीथिंग अराउंड यू इज मैथमेटिक्स, एवरीथिंग अराउंड यू इज नंबर्स। इन्हीं का कथन है, इन्हीं का स्टेटमेंट है कि आपके आसपास या आपके चारों जो भी चीज़ें दिख रही है वो मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है और बिना मैथमेटिक्स से के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जो भी आपके चारों दिख रहा है वो सब नंबर के फॉर्म में या मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम शकुंतला देवी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि ये कर्नाटका से बिलोंग करती हैं और इनका बर्थ 4 नवंबर 1929 मतलब 4 नवंबर 1999 और उनका डेथ हुआ था 21 अप्रैल 2013। तो शकुंतला देवी वाज एन इंडियन मेंटल कैलकुलेटर एंड राइटर पॉपुलरली नोन एज ह्यूमन कंप्यूटर। बहुत ही तेज कैलकुलेशन करती थी, बहुत ही तेज कैलकुलेशन इनका होता था। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी 1982 में शामिल किया गया था। तो नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके बाद हमारा जो मतलब टीचिंग है, तो टीचिंग के बारे में हम जानेंगे कि इट इज अ सोशल प्रोसेस। टीचिंग इज मेड अप ऑफ इंग्लिश वर्ड टीचिंग विच मीन्स टू लर्न। इसका मतलब होता है सीखना या अधिगम कराना, सीखना। टीचिंग इज अ प्रोसेस, टीचिंग इज अ ब्रांच प्रोसेस in which teacher and students realize the personality through the curriculum। मतलब यह एक टीचिंग क्या होता है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है या त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें कि शिक्षक और टीचर और लर्नर्स करिकुलम के हेल्प से कुछ अधिगम करते हैं या कराते हैं। तो इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है, नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। कुछ टर्मिनोलॉजी है और ये टर्म्स है आपके टीचिंग अप्रोच। पहला है आपका टीचिंग अप्रोच, सेकंड है आपका टीचिंग मेथड, थर्ड टीचिंग टेक्निक्स एंड फोर्थ है टीचिंग स्ट्रेटजीज। तो टीचिंग कराने के लिए सबसे पहले हमें अप्रोच ढूंढना होता है कि आखिर ये अप्रोच क्या है, अप्रोच कैसा होना चाहिए। टीचर सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए। तो पहले सबसे पहले हम अप्रोच की बात करते हैं, फिर उसके बाद से मेथड क्या होने चाहिए, जो भी अप्रोच हो उसमें मेथड क्या होने चाहिए। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि हम टीचर सेंटर्ड अप्रोच हम अगर लाते हैं और आपका अप्रोच हो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के लिए आप मेथड जो अप्लाई करोगे वो प्लेवे मेथड होगा और मेरा टीचर सेंटर्ड अप्रोच के लिए मेरा मेथड लेक्चर मेथड हम ले सकते हैं। लेक्चर मेथड में जो भी बातें होंगी वो टीचर पे ही केंद्रित होगी, तो वो टीचर सेंटर्ड मेथड होगा। फिर हमारा नेक्स्ट होता है टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग टेक्निक्स। इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के बारे में बातें होती हैं। जैसे कि अगर मेरा टीचर सेंटर्ड अप्रोच है और मेथड मेरा लेक्चर मेथड है, तो लेक्चर मेथड के लिए जो हमारी टेक्निक्स होगी वो ब्लैक बोर्ड होगी, चॉक होगी। और आपका जब अप्रोच चाइल्ड अप्रोच है
तो उसमें आपका मेथड प्लेवे मेथड जब आप अप्लाई किए हो तो प्लेवे मेथड में जैसे कि आप एक करा सकते हो, क्रीज करा सकते हो, तो ये आपका प्लेवे मेथड हो जाएगा। ये आपके टेक्निक्स हो जाएंगे। टेक्निक्स में क्या होता है कि हम जो भी स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती हैं वो हम लोग करते हैं। अब इसके बाद से फोर्थ पॉइंट आता है हमारा टीचिंग स्ट्रेटजीज का। तो टीचिंग स्ट्रेटजीज में क्या होता है, इट इज द मेथड ऑफ अप्रोचिंग द टेक्निक्स। इसमें हम कौन सा अप्रोच कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा अप्रोच हम अप्लाई कर रहे हैं, मेथड हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्या हमारी टेक्निक्स है, उसे टीचिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। तब हम लोग एक एक करके मेथड्स के बारे में, हम कैसे हम मेथड अपनी स्ट्रेटजीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम टीचिंग स्ट्रेटजीज है, ये कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स की बात करेंगे। पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर मेथड, और ये लेक्चर मेथड होता है जैसे कि ये इसे दिया था प्लेटो ने, लेक्चर मेथड को प्लेटो ने दिया था, और इसे हम गुरुकुल मेथड भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, या चॉक एंड टॉक मेथड भी बोलते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है, बहुत ही पुरातन से, प्राचीन समय से ये मेथड चला आ रहा है, तो इसलिए हम गुरुकुल मेथड, चॉक एंड टॉक मेथड या ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि टीचर प्लेज अ मेजर रोल, जो भी रोल होता है वो टीचर का ही, टीचर का मुख्य रोल होता है। इसमें स्टूडेंट निष्क्रिय रूप से बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, टीचर की बातों को सुनते रहते हैं। उनकी मुख्य भूमिका मतलब माइनर रोल होता है या नो रोल टू प्ले, स्टूडेंट का कोई प्ले नहीं होता है, स्टूडेंट अपना सुनते रहता है। इसमें टीचर का ही मेन रोल होता है। और ये जो हमारा इसमें अप्रोच लगाते हैं, ये हमारा टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है। और लेक्चर मेथड खास करके एलिमेंट्री मेथड, एलिमेंट्री क्लासेस के लिए या प्राइमरी क्लासेस के लिए उतना यूजफुल नहीं है। ये मेथड आपका यूजफुल है हायर क्लास के लिए, जहाँ की सिलेबस वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा और टाइम कम होते हैं, तो कम टाइम में सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग इस लेक्चर मेथड का को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड, इसे आप हिंदी में परियोजना विधि भी बोलते हैं, परियोजना विधि भी बोलते हैं। और ये प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी पे आया था, ये प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी पे था। और इसके जो प्राचीन जनक माने जाते हैं वो जॉन डीवी माने जाते हैं, लेकिन आधुनिक जनक या ओरिजिनेटर जो है वो विलियम किलपैट्रिक माने जाते हैं। और इनका विलियम किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड के बारे में डिफाइन भी किया था कि प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल इन्वायरमेंट। प्रोजेक्ट में क्या होता है कि मतलब इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी। प्रोजेक्ट जो भी हम कराते हैं उसका कोई मुख्य पर्पस होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, उसी के अनुसार हम प्रोजेक्ट कराते हैं। इसमें क्या होता है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, इसमें स्टूडेंट फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, मटेरियल खुद जुटाते हैं और इस पे वर्क करते हैं प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट से स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होता है, बहुत ही क्लियर होता है। अब जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड में इसके कुछ प्रिंसिपल भी होते हैं। ये प्रिंसिपल है जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, इसमें गतिविधि का सिद्धांत। स्टूडेंट से हम ये समझते हैं कि इसकी गतिविधि क्या है, किस चीज़ पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे ये पता चलती है। फिर सेकेंड एक्टिविटी है इसकी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत। मतलब कि जो प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है उस प्रोजेक्ट का क्या उपयोग है, प्रोजेक्ट का उपयोग क्या है, यह भी पता चलता है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ पर्पसेस, उद्देश्य का सिद्धांत। क्या उद्देश्य है इस प्रोजेक्ट का, जो भी प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, इसमें स्टूडेंट फ्री होकर के वर्क करते हैं, मटेरियल खुद जुटाते हैं, आंसर खुद खोजते हैं उसका। तो ये रहा आपका सिद्धांत। और प्रोजेक्ट में हम लोग जैसे मैथमेटिक्स में प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा रोल है, प्रोजेक्ट वर्क कराते हैं। जैसे हम लोग अगर ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, ट्रायंगल्स की इनक्वालिटी का स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए मान लीजिए ये तीन लाइन सेगमेंट अगर हो और तीनों लाइन सेगमेंट को हम दे दें बच्चों को और बोले कि इन तीनों लाइन से आप ट्रायंगल बनाओ, तो जब ये लाइन को जोड़ेंगे ट्रायंगल के लिए लाइन को जोड़ेंगे और ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा।
ऐसा यहाँ से ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पता चलता है बच्चों को कि सम ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल इज मोर देन द थर्ड साइड। यहाँ से ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बच्चों को पता चलता है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ लेंथ इज मोर देन द थर्ड साइड। तो ये प्रोजेक्ट वर्क में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। फिर प्रोजेक्ट वर्क में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम लोग डाइस बना सकते हैं, डाइस दे करके कि डाइस में 6 फेसेस होते हैं और उसके जो भी बेस होते हैं वो सब स्क्वायर शेप्ड होते हैं। 6 फेसेस होते हैं और सारे फेसेस स्क्वायर शेप्ड होते हैं। तो स्क्वायर का एरिया अगर ए स्क्वायर होता है साइड टू साइड, अगर उनके साइड को हम ए यूनिट्स मान लें तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है और उसमें 6 फेसेज होते हैं। तो अगर हम उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करें तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, या लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करें तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, या हम उसका अगर वॉल्यूम फाइंड करना चाहें तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए होता है बेस एरिया इनटू हाइट। तो जब बेस का एरिया ए स्क्वायर यूनिट से होगा और उसमें हाइट भी ए यूनिट की है तो ए स्क्वायर में ए को मल्टीप्लाई करने पर ए क्यूब पाते हैं। तो ये आपका क्यूब का वॉल्यूम भी क्लियर हो जाता है। तो सबसे अच्छा मतलब प्रोजेक्ट मेथड बहुत ही फायदेमंद होता है मैथमेटिक्स के लिए। तो यहाँ से प्रोजेक्ट को कराने के लिए कुछ स्टेप को फॉलो करना होता है, स्टेप या प्रोसीजर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। जैसे फर्स्ट स्टेप ये होगा कि प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, मतलब प्रोजेक्ट कराने के लिए एक सिचुएशन क्रिएट करना होगा। सिचुएशन क्रिएट करके कि कैसे प्रोजेक्ट को मतलब बच्चों को कैसे हम प्रेरित करें ताकि वो प्रोजेक्ट वर्क करें और प्रोजेक्ट से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सेकेंड होता है चूजिंग द प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट कराना है तो कौन सा प्रोजेक्ट एस्टिमेट करें ताकि उनके लिए फायदेमंद हो। ये नहीं कि अगर क्लास 6 का स्टूडेंट हो तो हम 10th लेवल का प्रोजेक्ट कराने लगे। उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोजेक्ट को चूज करना होता है। नेक्स्ट होता है प्लानिंग द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का प्लान करते हैं, परियोजना बनाते हैं। फिर एक्सिक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट परियोजना को हम कराते हैं, प्रोजेक्ट को कराते हैं। फिर इवैल्यूएटिंग द प्रोजेक्ट, इवैल्यूएट करते हैं जो भी प्रोजेक्ट वर्क हुआ है, स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं उसको इवैल्यूएट करते हैं। और तब अंत में मतलब स्टूडेंट ने कितना अधिगम किया, कितना सीखा उसका मूल्यांकन करते हैं और अंत में हम उसकी आवश्यकता पड़ने पे उसकी रिकॉर्डिंग भी करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट है प्लेवे मेथड। तो प्लेवे मेथड का भी बहुत बड़ा रोल है। हालांकि मैथमेटिक्स सीखने के लिए बच्चों में काउंटिंग स्किल बढ़ाने के लिए एलिमेंट्री मेथड तक ही ये उपयोगी है मैथमेटिक्स के लिए। हायर क्लासेस के लिए प्लेवे मेथड से मैथमेटिक्स का स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। एलिमेंट्री मेथड तक काउंटिंग स्किल पढ़ाई जा सकती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी ये सब चीज़ें उनकी अच्छी की जा सकती है। जैसे कि बच्चों में गिल्ली डंडा खेलना, ये सब चीज़ें, या कबड्डी खेलना, इससे काउंटिंग स्किल उनकी अच्छी होती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन ये चीज़ें अच्छी होती है। तो प्लेवे मेथड बहुत ही अच्छा रोल है बच्चों में ये करने का। प्लेवे फिर से नेक्स्ट है हमारा, इससे क्या होता है कि जो रूल दिए थे वो फ्रोबेल और हेनरी कुक ने दिए थे। प्लेवे मेथड का जो सिद्धांत है वो फ्रोबेल और हेनरी कुक ने दिए थे और ये स्टूडेंट लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं। प्लेवे मेथड में स्टूडेंट या लर्नर्स करके सीखते हैं। इससे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता चलता है कि हमारे और अदर बच्चों में, अदर लर्नर्स में क्या अंतर है, ये चीज़ें पता चलती है। और ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, क्योंकि ये बच्चों पे ही केंद्रित होता है। बच्चे खुद सीखते हैं तो बच्चों को बहुत सारे बच्चे एक्टिव होते हैं, इसमें एक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। इट गिव्स प्लेजर, इसमें स्टूडेंट को खुशी भी मिलती है, आनंद पूर्वक वो चीज़ों को सीखते हैं। फिजिकल वर्क टर्न्स इनटू एग्जाम्पल एक्सपीरियंसेस, जो भी फिजिकल वर्क करते हैं आनंद पूर्वक वो करते हैं और सीखते हैं। प्लेइंग इज नेचुरल प्रोसेस फॉर द चिल्ड्रन, चूँकि खेल एक प्राकृतिक कारक है बच्चों का, तो इसलिए नेचुरली भी उनको वो सीख मिलती है और बहुत कुछ सुधार होता है, सीखते हैं। लर्निंग टेक्स प्लेस नेचुरली थ्रू प्लेवे मेथड और इट गिव्स मोर अपॉर्चुनिटी,
बहुत ज़्यादा अवसर मिलते हैं इसमें, खेल खेल में सीखने के बहुत ज़्यादा अवसर मिलते हैं। तो ऐसे मैंने जैसे क्यूब का एग्जांपल दिया, तो क्यूब का एग्जांपल इसमें भी बहुत सटीक बैठता है कि खेल में अगर हम लूडो का ही खेल इसमें प्लेइंग मेथड में अगर लूडो के डाइस को ही अगर दे दिया जाए तो वहाँ से बच्चों के क्यूब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। या जैसे ब्रिक्स के साथ भी बच्चे खेलते हैं बहुत ज़्यादा, तो ब्रिक्स के साथ ही अगर देखा जाए तो वहाँ भी उसके जैसे कि 4 फेसेज जो उसके होते हैं रेक्टेंगुलर होते हैं, 6 फेसेज उसके रेक्टेंगुलर होते हैं। और वहाँ से क्यूबॉइड का चूँकि ब्रिक्स जो होता है वो क्यूबॉइड का होता है, तो उस वहाँ से हम वहाँ लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट वहाँ से आसानी से क्लियर हो जाता है। तो खेल विधि से भी या प्लेइंग मेथड से भी बच्चों का कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाता है। और ये जहाँ तक बात करें तो एलिमेंट्री लेवल या प्राइमरी लेवल तक ही ये उपयुक्त है ये मेथड से बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाना। क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड भी बहुत अच्छा मेथड है, बच्चों में अच्छा डेवलपमेंट होता है। ये इस मेथड को हम सुकराती मेथड भी बोलते हैं या सोक्रेट्स मेथड भी बोलते हैं। ये बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है, सुकरात ने इसे शुरू किया था, तो बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है, इसलिए हम सुकराती मेथड भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स या टीचर्स क्वेश्चन करते हैं और मतलब क्वेश्चन करते हैं और उसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना होता है। स्टूडेंट भी ढूंढते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं। अगर स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन किया गया तो उसका सॉल्यूशन टीचर देंगे या टीचर करते हैं तो स्टूडेंट उसका सॉल्यूशन देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है मैथमेटिक्स का पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स में टीचिंग कराने के लिए ये भी अच्छा मेथड है। हालांकि इसके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे इसका कौन सा स्ट्रेटेजी मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा मेथड होता है। नेक्स्ट होता है स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड भी मैथमेटिक्स के लिए उतना वो नहीं है ये, क्योंकि इसमें ये जैसे लिटरेचर साहित्य के में बहुत अच्छा करता है स्टोरी टेलिंग मेथड। मैथमेटिक्स में हालांकि अब आ रहे हैं जैसे कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी उसका पैसेज बना करके दे रहा है और वहाँ किया जा रहा है। तो स्टोरी टेलिंग मेथड मैथमेटिक्स के लिए उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन तभी अब जो नए जो जुड़ रहा है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इसी बेसिस पे। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। अब आता है मॉन्टेसरी मेथड। मॉन्टेसरी मेथड भी है टीचिंग स्ट्रेटेजी के लिए और ये एलिमेंट्री मेथड तक ही उपयुक्त है। ये एक महान दार्शनिक थी मारिया मॉन्टेसरी, तो मारिया मॉन्टेसरी का ही इस मेथड को इम्प्लीमेंट किया था और उन्हीं के नाम पर इस मेथड का नाम पड़ गया मॉन्टेसरी मेथड। तो मॉन्टेसरी मेथड से एलिमेंट्री क्लास तक के बच्चों को, एलिमेंट्री लेवल तक के बच्चों को या प्राइमरी लेवल तक के बच्चों को हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इस मेथड से। नेक्स्ट होता है डाल्टन मेथड्स, और डाल्टन मेथड को कहो तो इसको ठेका मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड का आविष्कार अमेरिका के डाल्टन नगर में हुआ था, अमेरिका के डाल्टन नगर में हुआ था, इसीलिए इस मेथड का नाम डाल्टन मेथड पड़ गया। और डाल्टन मेथड इसके जो जनक माने जाते हैं वो हेलन पार्कहर्स्ट माने जाते हैं, हेलन पार्कहर्स्ट माने जाते हैं। इस योजना में क्या होता है कि बालक से समझौता किया जाता है, बालक से समझौता किया जाता है कि निश्चित समय में निश्चित कार्य का ठेका दे दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए दे दिया जाता है कि इतने टाइम में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो ये आपका डाल्टन मेथड होता है, इसे शॉर्ट में ठेका मीन्स भी बोलते हैं। और इसमें बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम होती है, खुद मटेरियल जुटाते हैं, आंसर ढूंढते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, सारी सुविधाएं दी जाती हैं और लर्नर्स इंटरेक्शन करते हैं, जो मटेरियल यूज करते हैं अपने चॉइस से करते हैं। तो इसलिए ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है, क्योंकि ये सारा चीज़ लर्नर्स पर ही डिपेंड करता है, उन्हीं को सारा ठेका दे दिया जाता है, टाइम बस दे दिया जाता है कि इतने टाइम में आपको करना है, वो जैसे करें। तो ऐसा हालांकि होता है, हम लोग कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं कि 5 मिनट में ये क्वेश्चन करके दिखाओ, तो हम लोग कभी कभी वो डाल्टन मेथड का यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। तो ये भी मैथमेटिक्स के लिए है, ठीक ही है। आगे चलते हैं। मेथड जो है वो आपका एनालिटिक मेथड है। एनालिटिक मेथड को हम लोग हिंदी में विश्लेषण विधि कहते हैं।
विश्लेषण विधि, इसे अगर शॉर्ट में बोला जाए तो होल टू पार्ट, बड़े बड़े पार्ट को, बड़े सवालों को कई टुकड़ों में विभाजित करके, डिवाइड करके हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में ये होता है कि मान लीजिए छोटे बच्चों को कर दे दिए गए, मार्केट अगर गए थे तो 100 रुपये का सामान क्या क्या आप खरीद के लाए, वो बोलेगा कि 10 रुपये के वो कॉपी खरीद के लाए, 50 रुपये का बुक लाए, 10 रुपये का पेंसिल लिए, 100 रुपये हो गया। तो देखिए ये 100 रुपये हम उसको दिए थे, बड़ा पार्ट दिए थे और वो सबका अलग अलग हिसाब करके बता दिया। यही आपका विश्लेषण विधि है, एनालिटिक मेथड कहलाता है। होल टू पार्ट होता क्या है कि किसी विधि या व्यवस्था करने की सूक्ष्मता से परीक्षण करने के तथा उसके मूल तत्वों की खोजने की प्रक्रिया को विश्लेषण विधि कहते हैं। और ये डायवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ाता है, दिशाओं में ये आपको ज्ञान देता है, तो ये डायवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ाता है। एनालिसिस मेथड है, बहुत बड़े मैथमेटिक्स में तमाम ऐसे कंडीशन आते हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस, सम्स, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसे हमें डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ता है। तो मैथमेटिक्स में टीचिंग के लिए या अदर सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए भी हम बहुत सारे, हिंदी में हो गए, इंग्लिश में हो गए, या साइंस में भी देख लीजिए, अदर सब्जेक्ट में भी हम पैसेज को पार्ट में डिवाइड कर करके हम उसको समझते और लर्नर्स को समझाते हैं। नेक्स्ट हो गया सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड, सिंथ मतलब कि सिंथेसिस, टू कंबाइन किया जाता है। ठीक इसी का उल्टा है, इसका उल्टा है, इसमें कंबाइन किया जाता है। छोटे छोटे पार्ट को हम जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, और इसे शॉर्ट में ऐसे बोले तो पार्ट टू होल, हमें चलना होता है पार्ट टू होल। इसमें क्या करते हैं कि विभिन्न भागों को जोड़ते हैं, पहले ही फैक्ट दे दिया जाता है, सबको ऑब्जर्व करके आंसर तक पहुंचना होता है। जैसे मैंने एनालिटिक मेथड का जो एग्जांपल दिया कि एक बच्चा गया सामान खरीदने, 100 रुपये का सामान खरीदा है और अलग अलग उसका हिसाब बता दिया। अगर स्टूडेंट से पूछा जाए उसी को कि टोटल कितने का खर्च किए हो, तो वो बताएगा कि टोटल मतलब 10-10 रुपये के 2 कॉपी हमने लिए, 10-10 रुपये के 3 पेंसिल लिए, 50 रुपये का बुक लिए, टोटल 100 रुपये दे दिए, 100 रुपया हमें हमारा खर्चा हुआ। तो इसमें पार्ट टू होल की तरफ चलते हैं, जितने छोटे छोटे पैसे में वो खरीदारी किया था उन सबको जोड़ करके और 100 रुपये का बता दिया। तो ऐसे ही होता है, ये आपके कन्वर्जन थिंकिंग को बढ़ाता है। तो मैथमेटिक्स में कभी कभी होता है ऐसा कंडीशन आ जाता है कि हम लोग सिंथेटिक मेथड को भी अप्लाई करते हैं, या अदर सब्जेक्ट में भी हम कहें तो सार लिखना, सारांश लिखना, पूरा चैप्टर पढ़ करके और उसका क्या सारांश हुआ, समरी क्या हुआ, वो भी आपका सिंथेटिक में ही आता है। नेक्स्ट कौन सा मेथड है? अब ये इंडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है। मैथमेटिक्स में हम लोग इंडक्टिव मेथड का ही यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा इंडक्टिव मेथड का ही यूज करते हैं, और बहुत ही प्रचलित मेथड है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। मैथमेटिक्स में यही 2 मेथड जोरों से अप्लाई की जाती है, बहुत ज़्यादा अप्लाई की जाती है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि यह अरस्तु के द्वारा दिया गया था और इसको रिकमेंड किया था पेस्टेलोजी और बैकन ने रिकमेंड किया था। ये इंडक्टिव मेथड जो है ये लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच को बढ़ाता है, और इंडक्टिव मेथड अगर इसको भी पढ़ाने के लिए एलिमेंट्री लेवल तक ही इंडक्टिव मेथड उपयुक्त है, इंडक्टिव मेथड से मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। इसमें होता क्या है कि इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे कि नोन टू अननोन जाना, मतलब जो भी हम जानते हैं और जहाँ नहीं जानते हैं वहाँ तक हम पहुँचते हैं इस मेथड से। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना, या बॉटम टू अप जाना, लो लेवल से ऊपरी लेवल तक हम लोग पहुँचते हैं। एग्जाम्पल टू रूल जाना, ये इंडक्टिव मेथड का रूल है, एग्जाम्पल टू रूल जाना। स्पेसिफिक टू जनरल जाना, ये इंडक्टिव मेथड का रूल है। इसमें होता क्या है कि जैसे एग्जाम्पल से रूल की तरफ या स्पेसिफिक से जनरल, जैसे हमारे पास एक पेट डॉग कुत्ता है और मेरा कुत्ता भौंकता है, तो ये हमारा स्पेसिफिक मेथड हुआ, स्पेसिफिक
अप्रोच हुआ कि मेरा कुत्ता भूखता है, लेकिन जनरली देखिए तो सारे कुत्ते भूखते हैं। तो ये हमारा स्पेसिफिक अप्रोच हुआ कि कुत्ते भूखते हैं, तो स्पेसिफिक टू जनरल जाना, एग्जाम्पल टू रूल जाना। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स में हमने बात किया, किसी स्टूडेंट को खड़ा करके और हमने पूछा कि काउंटिंग करो, वो काउंटिंग बच्चा किया 1 से लेकर के 100 तक। तो हमने बताया बाबू जो आपने काउंटिंग किया है ये इसी काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, एग्जाम्पल टू रूल जाना। जैसे आपने हिंदी के लिए अगर देखिए या इंग्लिश के लिए देखिए, स्टूडेंट को खड़ा होकर करके हमने पूछा कि आप अपना नाम बताओ, फादर नेम बताओ, कहाँ से आते हो। ऐसे ही करके क्लास के सारे स्टूडेंट्स से अगर हमने पूछा कि अपना नाम बताइए, फादर्स नेम बताइए, कहाँ से आते हो, जब सारे स्टूडेंट्स बता दिए तो हम बोलेंगे कि बाबू जो आप बताए हो वो संज्ञा से आता है, नाम से आता है। तो ये क्या होता है कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं, और यही मेथड इंडक्टिव मेथड है। और हर सब्जेक्ट में लगभग हम लोग इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में इंडक्टिव मेथड ये लगभग प्राइमरी लेवल या इंडक्टिव लेवल तक ही हम एलिमेंट्री लेवल तक ही ये उपयुक्त होता है मैथमेटिक्स में इस मेथड को से पढ़ाना। फिर आते हैं नेक्स्ट, हमारा मेथड होगा डिडक्टिव मेथड। ठीक इसका उल्टा है, इसे हम लोग हिंदी में अगर देखिए तो निगमन विधि बोलते हैं। इंडक्टिव जो था वो आगमन विधि था, ये हमारा निगमन विधि होगा। इसमें क्या होता है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग बढ़ती है, जबकि इंडक्टिव मेथड में डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़ती है। ठीक इसमें उसका उल्टा होता है, अननोन टू नोन जाते हैं। एलिमेंट्री लेवल से ऊपर या हाई क्लास को पढ़ाने के लिए हम लोग डिडक्टिव मेथड का यूज करते हैं। अननोन टू नोन जाते हैं, रूल टू एग्जाम्पल चलते हैं, टॉप टू डाउन आते हैं या टॉप टू बॉटम आते हैं, रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं इस मेथड से। जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता क्या है कि अननोन टू नो, मतलब कि स्टूडेंट को हम पहले ही बता देते हैं कि बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला को पहले हम लर्न करा देते हैं, रूल बता देते हैं, और तब उससे दे देते हैं कि आप बताइए कि 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा। तो स्टूडेंट इसी रूल पे सम को लगाते जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हैं। तो ये होता है इस मेथड से जब हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ये डिडक्टिव मेथड होता है। और अपर क्लासेस के लिए हम लोग यही मेथड का यूज करते हैं। हालांकि इसके पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देते हैं, लेकिन कहीं कहीं आवश्यकता है पढ़ने पर हम लोग मतलब रूल बता करके और एग्जाम्पल देते चलते हैं, सॉल्यूशन देते रहते हैं। तो ये डिडक्टिव मेथड है, बहुत ही अच्छा रूल है ये। और मैथमेटिक्स में हम लोग या अदर सब्जेक्ट में कहिए तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड ही अप्लाई करते हैं। अदर सब्जेक्ट से लेकर के मैथमेटिक्स तक इसी मेथड को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से तो यहाँ देख लीजिए डिडक्टिव मेथड हम लोगों ने कर लिया। अब आता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को हम लोग हिंदी में प्रदर्शन विधि भी बोलते हैं। और ये दिस इज द कॉमन मेथड फॉर साइंस एंड मैथ्स। साइंस और मैथ्स में हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में का उपयोग करते हैं, या अलग किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर टॉपिक को बढ़िया से तैयार करके, पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत बढ़िया से तैयार करके हम लोग को परफॉर्म करना होता है, डेमो देना होता है। वर्ड डिमॉन्स्ट्रेशन मींस होता ही है टू गिव डेमोज टू परफॉर्म द पर्टिकुलर एक्टिविटीज, या इट इज द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्किल व्हिच शोज हाउ टू पर्टिकुलर प्रोसीजर टू परफॉर्म। किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे परफॉर्म करोगे उसके लिए बढ़िया से तैयार करके जाना होता है हमें। और इसमें 2 टर्म्स दिए थे, बैंडुरा एक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, उनके 2 टर्म्स हैं। एक तो होता है मॉडलिंग और सेकंड है इनका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो मॉडलिंग क्या होता है कि मतलब जो भी डेमो उसकी कैसे अपने आप को परफॉर्म करते हैं और उनकी जो लर्निंग है वो किस लेवल तक है, इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में ये चीज़ें पता चलती है।
यहाँ क्या होता है कि टीचर एक्टिव होते हैं, स्टूडेंट पैसिव होता है, यानी कि ये भी आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच ही है। टीचर की ही भूमिका मुख्य होती है, और यहाँ स्टूडेंट की भूमिका लगभग निष्क्रिय होती है। इसमें क्या होता है कि हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में, जैसे मैथमेटिक्स में ही डेमो देना हुआ, तो ट्रायंगल के बारे में खूब बढ़िया से हम लोग तैयार करके गए, टॉपिक तैयार करके गए, और कैसे मतलब हम इसे पूरा बेसिक से बच्चों को, मतलब हमारा क्लास अच्छा हो, कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर, कैसे डेमो दें, तो इसके लिए ट्रायंगल को खूब बढ़िया से हम लोग तैयार करके जाते हैं। जैसे ट्रायंगल में मान लीजिए पढ़ाना हो, तो ट्रायंगल पढ़ाने के लिए सबसे पहले हम बच्चों को ये बताते हैं कि आप बताइए ये क्या है। बच्चों ने डिफाइन किया कि दिस इज द पॉइंट, तो हम यहाँ से बताएंगे कि पॉइंट which has no length, no breadth and no height। ये पॉइंट बच्चा अभी ट्रायंगल सीखना है, लेकिन बच्चे को वहाँ पॉइंट से हम बताते हैं। फिर बताते हैं कि इस लाइन में ऐसे तमाम पॉइंट्स होंगे, तो यानी कि क्लियर होता है कि लाइन हैज मेनी पॉइंट्स। अब ऐसे बताएंगे यहाँ से लाइन क्लियर हो जाता है, which has no end point and it can be extended on both sides। तो ये लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। फिर स्टूडेंट को हम ये बताते हैं अगर बीच में से हम यहाँ से एक पार्ट काट ले तो ये क्या बनेगा। तो अगर काट लिया है तो इसके दो एंड पॉइंट हो जाएंगे, और तब ये हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये लाइन सेगमेंट है। तब हम बोलेंगे कि लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन इन विच दो एंड पॉइंट हो गए, और ये लाइन एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। इस लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बस उतना ही रहेगा, ये लाइन सेगमेंट है। फिर अगर हम ये बोले कि अगर हम किसी साइड से अगर हम लाइन को काट ले तो ये क्या होगा, ये रे बन जाएगा जिसकी एक एंड पॉइंट है, और एक साइड से लाइन आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, तो ये आपका रे होगा। यहाँ से हम अगर लाइन सेगमेंट से, चूंकि हम ट्रायंगल पढ़ाने जा रहे हैं, तो ट्रायंगल पढ़ाने के लिए लाइन सेगमेंट को हम ये बता सकते हैं कि अगर दो लाइन सेगमेंट को हम ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलेगा। स्टूडेंट का जवाब होगा एंगल बनेगा, यानी कि टू लाइन सेगमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो यहाँ से एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चे को। अगर हम बोल दें कि अगर ये तीनों लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए, तो तब जाकर के स्टूडेंट बता सकता है कि द रीजन बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। तो यहाँ से डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस में हम ट्रायंगल का स्टडी हम लोगों ने किया। नंबर से डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से नंबर सिस्टम के बारे में भी हम लोग डेमो दे सकते हैं ऐसे। तो ये रहा हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी मेथड। तो ये रहा डिस्कवरी मेथड, या हम इसे ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। डिस्कवरी मेथड हुआ या ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं, जिसे कि इस मेथड को रिकमेंड किया था प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और साइंस में खोज करने के लिए, साइंस या मैथ्स में भी खोज करने के लिए स्टूडेंट्स अपने अनुभवों से खोजता है, जो भी चीज़ें उसने सीखा है अपने अनुभवों से ही कुछ खोज करता है, रिसर्च करता है। इसी मेथड से रिसर्च करता है। मैथमेटिक्स में भी तमाम रिसर्चेज होती हैं, वो सब डिस्कवरी मेथड से रिसर्च करता है। लर्नर्स इसमें क्या करते हैं कि खुद आंसर निकालते हैं, और यह इट हेल्प्स टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ द लर्नर्स। हम इस लर्नर्स के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड जो होता है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है यह मेथड, डिस्कवरी मेथड। और जैसे कि इसमें क्या होता है कि लर्नर्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है इस मेथड से। ओरिजिनलिटी भी आता है, नयापन भी आता है। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट को बढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स क्रिएटिव होते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट को बढ़ाते हैं। थिंकिंग पावर भी उनकी इनहेंस होती है। और यह चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, क्योंकि स्टूडेंट ही इस मेथड में एक्टिव होते हैं, मटेरियल खुद जुटाते हैं, आंसर करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, रिसर्च करते हैं किसी टॉपिक को लेकर के, तो खुद आंसर जुटाते हैं, इसलिए स्टूडेंट एक्टिव होते हैं। तो ये जो
जो अप्रोच लगता है वो अप्रोच आपका चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होता है। टीचर ओनली फैसिलिटेट की भूमिका में होते हैं इस मेथड में। तो डिस्कवरी मेथड से मतलब मैथमेटिक्स में रिसर्चेस करने के लिए ये अच्छा मेथड्स है। फिर आता है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड मैथमेटिक्स लैब या साइंस लैब मिलता जुलता है, ये लगभग डिस्कवरी मेथड से ही मिलता जुलता मेथड है ये लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में भी चाइल्ड एकदम लर्नर्स जो होते हैं, ये लर्नर्स जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, खुद आंसर करते हैं, रिसर्च करते हैं किसी टॉपिक को लेकर के लेबोरेटरी मेथड में। या मैथमेटिक्स लैब में भी तमाम एबेकस होती हैं, वो सब देख करके उनमें क्या करते हैं कि वो लोग रिसर्च करते हैं। और स्टूडेंट इसमें भी क्या अपना उनका थिंकिंग स्किल इन्हेंस होता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट इसमें भी स्टूडेंट का बढ़ता है कि जो हमने प्रैक्टिकल किया, जो हमने रिसर्च किया वो कहाँ तक सही है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट बढ़ता है। इसमें भी स्टूडेंट को या लर्नर्स को ओरिजिनलिटी पता चलता है, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ती है और साइंटिफिक एटीट्यूड बढ़ता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में ये इसके जो जन्मदाता है या जो इन्होंने रिकमेंड किया था सुकरात और सेंट थॉमस ने इस विधि को रिकमेंड किया था। और आधुनिक जन्मदाता इनके जॉन डीवी माने जाते हैं, जबकि प्राचीन जनक इनके सुकरात और सेंट थॉमस है। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के। जैसे प्रॉब्लम को पहले डिफाइन किया जाता है, डिफाइन द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को पहले डिफाइन करिए। फिर ब्रेन स्टॉर्म सॉल्यूशंस होते हैं, इसमें विचार विमर्श कीजिए क्वेश्चंस पे कि जो प्रॉब्लम दिया जा रहा है उस पर विचार विमर्श करते हैं लर्नर्स। फिर पिक द सॉल्यूशन करते हैं और इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, रियल लाइफ में करके इसको देखा जाता है। इस मेथड से जो सॉल्यूशन किया जाता है, सॉल्यूशन करते हैं लर्नर्स, उसको रियल लाइफ में करके देखते हैं और रिव्यू द सॉल्यूशन, तब हम लोग रिजल्ट पे पहुंचते हैं। मैथमेटिक्स में कभी चीज़ें होती हैं जो जैसे थ्योरम्स हम लोग प्रूव करते हैं, कराते हैं, तो इस मेथड का उपयोग हम लोग करते हैं। फिर उस थ्योरम्स से रिलेटेड या थ्योरम्स पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराते हैं, तो वो मेथड आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ही होता है। नेक्स्ट स्लाइड। टाइम है ना? बहुत टाइम है, दो सारी नहीं स्लाइड चल हो गया। आगे आते हैं डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड को हम लोग हिंदी में विचार विमर्श विधि बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि दो पार्टिसिपेंट्स के बीच हम लोग डिस्कस कराते हैं, ये लगभग मतलब डिबेट कराते हैं इन द क्लासरूम सिचुएशन और एन इंस्ट्रक्टर and trainees all participants in discussion। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को बैठा करके हम उनके बीच डिस्कस कराते हैं। डिस्कस कराने से उनकी थिंकिंग स्किल्स बढ़ती है और स्टूडेंट आपस में क्वेश्चन करते हैं। टीचर्स जो होते हैं, टीचर्स उनकी बातों को सुनते हैं, या इसमें एक पक्ष जो होता है, एक पक्ष बोलते जाता है, दूसरा पक्ष सुनते रहता है। तो इसमें कुछ एडवांटेजेस है और कुछ इनके डिसएडवांटेजेस है। तो डिस्कशन मेथड में इनके एडवांटेजेस क्या है कि इफेक्टिव लर्निंग होती है, प्रभावपूर्ण अधिगम होता है, स्टूडेंट प्रभावपूर्ण अधिगम होता है। सेकंड है इसका इम्फेसिस ऑन स्टूडेंट एक्सपीरियंस, छात्रों के अनुभवों पर ध्यान देना होता है कि छात्र ने अभी कितना अधिगम किया, इस पे ध्यान देना होता है। नेक्स्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट या लर्नर्स का विवेचनात्मक चिंतन का विकास होता है। नेक्स्ट पार्टिसिपेशन बाय एवरीबॉडी, इसमें डिस्कशन मेथड में एवरीबॉडी का पार्टिसिपेशन होता है। सेल्फ एक्सप्रेशन, स्व अभिव्यक्तित्व का अवसर मिलता है सारे स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को स्व अभिव्यक्तित्व का अवसर मिलता है, सबको की भागीदारी वहाँ से निश्चित होती है, सबको कुछ ना कुछ बोलने का अवसर मिलता है, सबको कुछ करने का अवसर मिलता है। ये भी आपका लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच से ही रिलेटेड है। स्टूडेंट स्वयं करते हैं
तो स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने का मिलता है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। उसमें छात्रों को अपनी कमियों के बारे में भी और दूसरे छात्रों की कमियों के बारे में भी पता चलता है और एक दूसरे को उनकी कमियों को बताते भी हैं। तो इसके एडवांटेजेस ये रहे। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये है डिस्कशन मेथड का कि डोमिनेट विद पर्सनल फीलिंग के साथ डोमिनेट होना, डोमिनेंस बाय वन पर्सन, एक पर्सन का दूसरे पर प्रभावपूर्ण हो जाना, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाना। और इसमें क्या होता है, डिस्कशन मेथड में स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, लर्नर्स की प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, लर्नर बहुत बढ़िया से प्रिपेयर होकर के रहें, तैयार रहें, तभी जाकर के वो डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया ये मेथड आपका रहता है डिस्कशन मेथड। तो हम इसमें डिस्कशन मेथड में इसके डिसएडवांटेजेस ही पढ़ रहे हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो इसमें स्टूडेंट्स को अच्छे से तैयार होना पड़ता है, टीचर्स को भी बहुत अच्छे से तैयार रहना पड़ता है इस मेथड के लिए। जैसे ऑल्सो रिक्वायर हाई स्किल इंस्ट्रक्टर और टीचर। डिबेट कराना है या डिस्कशन कराना है तो जो हमारा इंस्ट्रक्टर होना चाहिए उसे भी बहुत बढ़िया से तैयारी, उसकी भी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस हैं डिस्कशन मेथड के। तो हालांकि कोई इसके ज़्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं है, इसके डिस्कशन मेथड के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस ही हैं। वो डिसएडवांटेजेस हैं जो वो उतना वो नहीं है, इसके ज़्यादातर एडवांटेजेस ही हैं। नेक्स्ट होता है ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड में क्या होता है कि स्टूडेंट को उनके ट्यूटोरियल मेथड में ट्यूटोरियल इन एजुकेशन इज अ मेथड फॉर ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड मे बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। जो भी उनके आइडियाज होते हैं एक दूसरे को पर्टिकुलर मतलब डिफरेंट टाइम में जा करके डिफरेंट नॉलेज देना, ये ट्यूटोरियल मेथड में आता है। उसमें टेक्स्ट बुक से या लेक्चर से एग्जाम्पल से हम उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट तक या लर्नर्स तक पहुंचाते हैं। ये आपका ट्यूटोरियल मेथड में आ जाता है। ट्यूटोरियल मेथड में भी मैथमेटिक्स में जाकर के लगभग इसी से हमें वर्ड मिलता है ट्यूशन में भी लोग जाकर के करते हैं। तो हालांकि ट्यूटोरियल मेथड बहुत अच्छा कम समय में जाकर के और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उनको दे देना, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देना, ये आपका ट्यूटोरियल मेथड में आता है। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट बुक मेथड। टेक्स्ट बुक मेथड होता है कि इन दिस मेथड द कंटेंट इन टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के एज के लेवल से कुछ बुक्स होते हैं और बुक्स में जो कंटेंट होते हैं उतना ही ज्ञान देना, वो आपका टेक्स्ट बुक मेथड में आता है। टेक्स्ट बुक मेथड डेवलप रीडिंग एंड करेक्ट राइटिंग स्किल। टेक्स्ट बुक मेथड जो होता है रीडिंग को अच्छा करता है, राइटिंग स्किल को भी अच्छा बनाता है। इन दिस मेथड टीचर एंड स्टूडेंट सेंटर बेस्ड डिपेंड ऑन एज, कंटेंट लेवल्स एंड क्लास। इसमें एज लेवल के अनुसार स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, लर्नर्स को उनकी एज लेवल के अनुसार ही उसी एज लेवल की उनकी बुक होती है, कंटेंट उसी लेवल के अनुसार उसमें बना होता है और उसी को हमें देना होता है। ये टेक्स्ट बुक मेथड है। अब आता है आपका टीम टीचिंग मेथड। तो टीम टीचिंग मेथड होता है क्या? टीम टीचिंग मेथड हम लोग अपने यहाँ अप्लाई करते हैं, अपने विद्यालय में टीम टीचिंग मेथड होता है। स्टूडेंट को क्या करते हैं, उनके अनुभवों के आधार पर, उनके जानकारी के आधार पर हम बच्चों को एवरेज, एबव एवरेज और बिलो एवरेज में डिवाइड करते हैं और उसके अनुसार हम लोग देखते हैं कि उनकी स्टूडेंट्स जो बिलो एवरेज में है उनके कौन कौन से टॉपिक्स वीक है, उन टॉपिक्स को हम लोग उसके लिए मतलब इसे चूंकि मेथड से ही क्लियर हो रहा है कि यह टीम टीचिंग मेथड है। हिंदी में इसे दल शिक्षण विधि बोलते हैं। तो उनकी जो टॉपिक कमजोर होती है उसमें 2 या 2 से अधिक लर्नर्स के लिए हम लोग ये मेथड अप्लाई करते हैं। और मतलब होता है कि बड़े आकार के समूहों में शिक्षण का यह एक नया दृष्टिकोण है जिसमें 2 या 2 से अधिक विद्यार्थी समूह को उनके ज्ञान के अनुभवों की योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन करते हैं और उसमें अलग अलग हम लोग कर लेते हैं और उस पर वर्क करते हैं हम लोग, ताकि बिलो एवरेज वाले जो भी स्टूडेंट्स हो
एवरेज स्टूडेंट्स या एवरेज स्टूडेंट्स में हम लोग शामिल कर सके, उन्हें उनकी जो जो पॉइंट कमजोर होती है उस पॉइंट पे हम लोग अध्ययन करते हैं और उस पॉइंट पे उनकी को सिखाते हैं, वहाँ पॉइंट पे हम लोग पढ़ाते हैं। और इसीलिए इस मेथड को हम लोग को टीचिंग मेथड भी कहते हैं, इसलिए इस मेथड को हम लोग को टीचिंग मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, और ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है इसे हम लोग मस्तिष्क उद्वेलन विधि भी बोलते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि, यह जो विधि है यह एकदम बिल्कुल नया विधि है। 1963 में ओसबॉर्न के द्वारा यह रिकमेंड किया गया था। इन दिस मेथड स्टूडेंट्स डिस्कवर्ड न्यू आइडियाज, थॉट एंड रिस्पॉन्सेज वेरी क्विकली। इस मेथड से स्टूडेंट के अंदर जो भी आइडिया होती है, जो उनके विचार होते हैं, जो उनकी अभिव्यक्ति होती है, वो तेज कार्य करती है। तो इस विधि में, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि में हम लोग ये अप्लाई करते हैं। ये क्या करते हैं कि यह एक ग्रुप एक्टिविटी होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि जो होती है ये ग्रुप एक्टिविटी होता है। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी टेक्निक बाय विच एफर्ट्स आर मेड फॉर फाइंड अ कंक्लूजन फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम by gathering a list of ideas spontaneously continued by its members। तो ये रहे हमारे कुछ मेथड्स रहे, और है जैसा देखिए ना कुछ और मेथड्स। तो बताइए सर, सीपी सर, प्रोजेक्ट मेथड से अगर आपको सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम अगर आपको बताना हो, कैसे बताइए? मालूम है यदि बालों का कॉन्सेप्ट देना है तो सबसे पहले हमारे बच्चों से पूछा जाए, अच्छा बेटा बताइए आपको आप कितने रोटी खा के आए हैं? कुछ बच्चे बताएंगे कि भाई हम आधा रोटी खाते हैं, कुछ बच्चा कहेगा आधे खाते हम दो खा लेते। किसी से कहा जाए, कोई कुछ और बताएगा, तो फिर कहीं कि अच्छा हो सकता है कि अगर बेर दे दिया जाए आपको, बेर अगर दे दिया जाए तो आप कितना बेर खा लोगे? तो कुछ बच्चा कहेगा सर हम तो 10 लोग बेर खा लेते हैं, कुछ कहेगा तो हम तो दिन भर मार मार खिला के खाते हैं, दिन भर में खाते हैं। उसका अर्थ है अगर सेब दे दिया जाए कितना खा लोगे? तो बताएगा हम नहीं खा सकते, कोई कहेगा आधा खा सकते हैं। अब अगर बड़े आदमी को आने की रोटी खाने के लिए तो 10 रोटी खा लेता है, और छोटे लोग 3 रोटी खा लेते हैं। देख लो तो बताएगा कि सर हम लोग का पेट छोटा है और उसका बड़ा है। फिर मैंने से कहा है कि अगर बड़े लोग ज़्यादा खाते हैं, छोटे लोग कम खाते हैं, मीन्स कुछ कैपेसिटी होती है ना उसमें, कितना आ जाता है पेट में किसी का। तो इसी तरह से एक मेजर बनाया गया है, सिस्टम बनाया गया है कि अगर किसी, जैसे मान लीजिए कि किसी क्या जब बिल्डिंग बन रहा हो तो आप देखिए कि ड्रम जो होता है, ड्रम वहाँ पे, ड्रम के अंदर ईंट को पहले पानी में डाल दिया जाता है, पानी ईंट भीग जाए, भीगने के बाद तब जाके दीवार बनाया जाता है। ऐसे सभी बच्चे जानते होंगे अक्सर, क्योंकि सबके यहाँ ऐसे काम चलता रहता है। तो उनको ये बताया जाए कि अगर वो क्यूबिकल फॉर्म में हो, जैसे लूडो गोटी होती है क्यूब, उस तरह का भी ईंट आता है। तो अगर उस तरह का ईंट हो और एक ड्रम में कितना ईंट चला जा रहा है या आप कितना खाना खा ले रहे हो, वही आपका क्या है, वो बालू। जो आप कितना खाना खाते हो वही, चूँकि छोटा टंकी है तो उसमें ज़्यादा कम पानी आता है, बड़ा है तो उसमें ज़्यादा आता है। तो इसी तरह से जो छोटे लोग हैं वो कम खाना खाते हैं, ज़्यादा बड़े लोग वो ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरह से वो एक ड्रम के अंदर कितने ईंट आ जाएंगे, क्यूबिकल ईंट, वही उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक, तो अब वो आप कह रहे थे मतलब सिलेंडर का किस तरह से बताएंगे कि उसकी वॉल्यूम किस तरह होती है। तो जब सिलेंडर की जब हम वॉल्यूम जब फाइंड करना किसी भी, क्योंकि जब एरिया जितने हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे उतना उसका वॉल्यूम निकलता जाएगा। हालांकि ये तो अगर 3 डायमेंशन अगर समझाया बच्चों को, जैसे कि मान लीजिए क्लास में चलता है, प्रोजेक्ट से नहीं क्लास चलाते हैं, तो उसमें थोड़ा और क्लियर होता है। ये सर बताए हुए थे कि ब्लैक बोर्ड पे सब कुछ बताना ईजी नहीं, लेकिन ये हमने समझा दिया, इसको बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि वो कितना मतलब वॉल्यूम होता क्या है।
मीन्स कैपेसिटी किसी चीज़ की वही क्या होती है, उसकी वॉल्यूम होती है। क्योंकि हमने बताया भी कि जो वॉल्यूम होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये रूम है, इस रूम में जितना अगर छोटे छोटे डब्बे कितने रख दिए जाए, मतलब स्क्वायर बॉक्स जो कहा जाए, कितने बक्सा इसमें पूरा भर दिया जाए, वही इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो इस तरह से जब एनिमेशन के द्वारा उन सबको दिखाया जाता है कि छोटे छोटे क्यूब लेकर के किसी बॉक्स के अंदर डाला जाता है इसे, तो उससे उनका क्या होता है, वॉल्यूम, कितने क्यूब उसमें आ गए वो उतना उसका वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर जब सिलेंडर की बात आती है तो सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, और जो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो उस पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होता है, और जैसे उसमें हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी ड्रम में हम पानी डाल रहे हैं, तो पानी तो उसका एरिया पहले कवर करता है, और जैसे जैसे उसमें पानी भरेगा वैसे वैसे उसकी हाइट बढ़ती है। तो जिस तरह से उसका हाइट बढ़ रहा है उसी तरह से वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो मीन्स उसकी एरिया में जब हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम मेजर होता है। तो जो सिलेंडर होता है उसका बेस होता है सर्कुलर शेप में, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, और उसमें जब हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू एच हो गया, तो पाई आर स्क्वायर एच जो होता है उसका वॉल्यूम। तो ये रहा हम लोग का टीचिंग स्ट्रेटजी इन मैथमेटिक्स, और इसमें हम लोग यानी कि मैथमेटिक्स में टीचिंग कराने के लिए इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड बहुत ही यूजफुल मेथड है। इंडक्टिव मेथड जो कि एलिमेंट्री लेवल तक बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, और उससे अपर लेवल के लिए हम लोग इंडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं। तो सब हो गया, तो ये आप रहा, तो आज एड करते हैं अपने सेशन को आज। थैंक यू।